नमस्कार दोस्तों, मैं रवि वर्मा आप सभी का एपिक्स करियर मेकर में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैंने एंशिएंट हिस्ट्री का ऐसा टॉपिक लिया है जो लगभग सभी आयोगों का फेवरेट है। चाहे आप यूपी पीसीएस दे रहे हो, यूपी एसएससी दे रहे हो, पीएससी दे रहे हो या बीएसएससी दे रहे हो या बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रीलिम्स को दे रहे हो या बीपीएसएससी का एग्जाम दे रहे हो, सभी आयोग लगभग इस टॉपिक से सवाल लेते ही लेते हैं। मैं बात कर रहा हूं रिलीजियस मूवमेंट का। भारत में ईसा के 600 पूर्व यानी 600 बीसी, 600 ईसा पूर्व में कई रिलीजियस मूवमेंट हुए, बहुत सारे धार्मिक आंदोलन हुए। और इन धार्मिक आंदोलनों के होने के पीछे का जो मुख्य जो कारण था वो यह था कि आम जनता जो पहले से आ रहे ब्राह्मणिकल नॉर्म्स थे उसमें जो जटिलता उत्पन्न हुई थी लैटर वैदिक एज के बाद, उससे परेशान थी। रिएक्शंस अगेंस्ट ब्राह्मणिकल रिचुअलिज्म और इसकी जो ब्राह्मणिज्म, ब्राह्मण्स और प्रिस्टली कंट्रोल जो था, यानी कि एक वर्ण में श्रेष्ठता का सिद्धांत का आना, जिससे अधिसंख्यक लोग अपने आप को उस सिस्टम में पीछा महसूस करते थे। और जो वैदिक जटिलता थी जिनकी वजह से लोग एक नए रास्ते की तलाश कर रहे थे। और साथ ही साथ भाषा के स्तर पर जो उस समय की प्रमुख भाषा थी संस्कृत, जो अब धीरे धीरे अधिकतर लोग बोलना बंद कर चुके थे, इस वजह से भी एक ऐसे धार्मिक सोच की ओर लोग आकृष्ट हो रहे थे जो आम जन भाषा में चीजों को बदलाए। साथ ही साथ अगर इसे एक एक ही पार्ट मान ली तो दूसरे पार्ट में हम देखेंगे कि 600 ईसा पूर्व में नए शहरों का विकास हो रहा था। उसके पीछे कारण था आयरन टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होना, लोहे का बड़े स्तर पर प्रयोग होना। लोहे के बड़े स्तर पर प्रयोग होने से खेती खेती के लिए अलग अलग उपकरण और युद्ध के लिए तरह तरह के हथियारों का निर्माण हुआ, जिससे क्षेत्र विस्तार हो रहा था। ऐसे समय में कुछ फिलोसफिकल आइडिया, कुछ धार्मिक, कुछ सैद्धांतिक स्वरूप भारत में उस समय आकार लिया। उसमें प्रमुख था बुद्धिज्म, जैनिज्म, आजीवक संप्रदाय, चारवाक एवं कोई अन्य। तो इनमें से जो प्रमुख है बुद्धिज्म, जैनिज्म एवं आजीवक या चारवाक, इनमें से कुछ सेलेक्टेड के बारे में मैं आज चर्चा करूंगा। यहां से एक दो सवाल आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। बुद्धिज्म के बारे में मैं बता दूं कि ये गौतम बुद्ध के द्वारा स्थापित था। गौतम बुद्ध जिनका जन्म वर्तमान के नेपाल के लुम्बिनी नामक जगह पर हुआ था। ये शाक्य कुल से संबंधित थे। इनके पिता का नाम सुधोधन था, इनकी पत्नी का नाम यशोधरा और इनके पुत्र का नाम राहुल। इनके जीवन की जो कुछ प्रमुख घटनाएं हैं यह भी आपसे प्रश्न के रूप में पूछ लिए जाते हैं। जैसे इनका जन्म लुम्बिनी, इनको इनका जो रिनंसिएशन था वो कपिल वस्तु में, जबकि इनको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई, बोध गया के उरुवेला में। और इन्होंने जो पहला प्रीचिंग दिया था, पहला उपदेश दिया था, वह था जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, है ना, सारनाथ या जिसे इसी पट्टनम कहते हैं, और इनका महापरिनिर्वाण कुशीनगर या कुशीनारा कहते हैं। ये एक बेसिक जानकारी है जो आपको किसी भी गाइड बुक में देखने को मिल सकती है। आपको मैं ये बता दूं कि बुद्धिज्म के साथ साथ लगभग पैरेलल, हालांकि बहुत सारे स्रोतों से यह बात पता चलती है कि जैनिज्म बहुत पहले से चला आ रहा था, कह सकते हैं वैदिक काल से, क्योंकि जैनिज्म के जो वास्तविक संस्थापक थे जिन्हें हम महावीर स्वामी के नाम से जानते हैं, वो 24वें तीर्थंकर थे और अंतिम तीर्थंकर थे। तो ये अपने आप में है कि उनसे पहले जो 23 तीर्थंकर हुए उनका काल कितना पहले था। ठीक है, तो जैनिज्म के बारे में थोड़ी बात जान ले। जैनिज्म
महावीर के पहले भी थे, यानी जैन धर्म में विश्वास करने वाले जैन के जो अनुयायियों की संख्या, अनुयायियों की जो एक धारा थी, वो पहले से विराजमान थी। लेकिन वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ थे, 23वें तीर्थंकर पारशनाथ थे, और 24वें और सबसे मुख्य वर्धमान महावीर, जिनका जन्म वैशाली में हुआ था। महावीर के बारे में कुछ विशेष बातें बता दूं। इनका जन्म वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। इनके क्लान, इनका वंश का नाम था जांत्रिका। इनके पिता थे सिद्धार्थ, माता थी त्रिशला, और इन्होंने कैवल्य यानी कि ज्ञान की जो प्राप्ति की थी वो रिम्बलिक ग्राम, इनका देहांत पावापुरी में हुआ था। महावीर स्वामी के पहले के तीर्थंकर यानी पारसनाथ ने जैनिज्म में पहले ही से 4 महत्वपूर्ण बातें कह रखी थी, लेकिन महावीर स्वामी ने इसे पंच महाव्रत कहा, एक एडिशन के साथ, जिसमें अहिंसा, सत्य बोलना, अस्तेय यानी कि चोरी नहीं करना, ब्रह्मचारी यानी सेलिबेसी को फॉलो करना, और अपरिग्रह नन पोजिशन यानी किसी भी प्रकार की धन की इच्छा नहीं रखना। ये महावीर स्वामी की प्रमुख टीचिंग्स है। इनकी कोर टीचिंग देखा जाए, जिसे त्रिरत्न कहा जाता है, जिसमें राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, 5 ग्रेट वोज महाव्रत, जिसमें अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह शामिल। आपको मैं बताऊं कि बुद्ध हो या महावीर, इनकी शिक्षा इनके मृत्यु के बाद ज्यादा प्रचारित प्रसारित हुई। एक नजर डाल लेते हैं बुद्धिस्ट काउंसिल और जैनिज्म। यहां से लगभग हर आयोग सवाल पूछता रहता है। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो था वो गौतम बुद्ध, इनके नन थिस्टिक होना, यानी कि किसी एक विशेष प्रकार के धर्म के प्रति रुचि रखने से बेहतर आप यह समझें कि अपने आप के ऊपर काम करना, यहां से प्रश्न आता है। और ये पूछा निर्वाण, इनका मूल उद्देश्य था बुद्धिज्म का निर्वाण की प्राप्ति करना, और इनका जो सर्वश्रेष्ठ रास्ता था वह था मध्यम मार्ग। जबकि मैं आपको बताऊं जैनिज्म को लेकर, तो महावीर जो थे 24वें तीर्थंकर, इसके संस्थापक थे। ये भी नन थिस्टिक थे, यानी जो अब से चली आ रही परंपरा, वैदिक परंपरा, उसमें इनका विश्वास नहीं था। ये एक्सट्रीम ऑस्टेरिटी में विश्वास करते थे, यानी कि बुद्धिज्म से थोड़ा कठिन जैनिज्म था, जिसकी रिचुअल्स थोड़े कठिन थे, है ना। चलिए आपको मैं बताऊं बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में। तो बुद्धिस्ट काउंसिल जो था वो राजगीर में हुआ था। उस समय अजात शत्रु थे, प्रेसिडेंट महाकश्यप को बनाया गया था, और कंप्लीटर ऑफ विनय पिटक और सूत पिटक इसी दौरान लिखे गए थे, ठीक है। जबकि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी वो उसके पैट्रन अशोक थे, यानी अशोक के समय में ये चौथी हुई थी। प्रेसिडेंट मोगलिपुत्तिस थे। कंप्लीशन ऑफ विनय पिटक यानी 3 पिटक, त्रिपिटक जो बुद्ध की शिक्षा में महत्वपूर्ण है, वो त्रिपिटक जो है वो चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल में आया था, और यही बुद्धिज्म हीनयान और महायान में बट गया था। तो आपसे पूछेगा कि हीनयान और महायान कब बटा था, कौन कब कब अध्यक्ष बने थे, ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि बुद्धिज्म और जैनिज्म, आपको पता होगा कि सत्ता और धर्म कभी भी अलग अलग नहीं चलता है। जब तक धर्म किसी सत्ता के द्वारा संरक्षित नहीं होता वो बहुत फलीभूत नहीं होता, और जब तक किसी सत्ता को धर्म अपनी ऑथेंटिसिटी नहीं देता, लोगों के बीच में वो स्वीकार्य भी नहीं होता। तो दोनों एक दूसरे के साथ साथ आगे बढ़ते हैं। कभी कभी आपसे ये पूछ लिया जाता है कि बुद्ध में विश्वास करने वाले प्रमुख शासक कौन थे, तो सबसे पहला नाम आता है मगध राज शासकों में बिंबिसारा का, उसके बाद से अजात शत्रु का, मौर्यन एम्पायर में अशोक, जो सबसे बड़े बुद्धिज्म के सपोर्टर माने जाते हैं। इंडो ग्रीक रूलर्स में मिनांडर
जिनका एक नाम मिलिंद भी था। मैं आपको बताऊं कि वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने नाम ही अपना बदल दिया था, और एक बुद्धिस्ट व्यक्ति से बातचीत का जो क्रम था वो बाद में प्रकाशित हुआ था, जिसका नाम था मिलिंद पन्हो। कुषाण शासकों में कनिष्क का नाम आता है, जो महायान बुद्धिज्म की शाखा को प्रमोट करने के लिए जाने जाते हैं। सातवाहन और इक्ष्वाकु शासकों में अमरावती, नागार्जुन कोंडा का नाम आता है। ठीक है। और जैन पेट्रोनेज में, यानी कि वैसे शासक जो जैन धर्म को मानते थे, उनमें सबसे पहला नाम जो आता है शासकों में चंद्रगुप्त मौर्य का आता है। यूं तो समाज के जो व्यापारी वर्ग थे वो जैन धर्म को मानते थे, और यह बात मैं आज भी देख पाता हूं। ठीक है। खारवेल शासक जो कलिंग के थे वो, राष्ट्रकूट शासक जो चालुक्य थे वो, या होयसाला, ये सभी जैन पैट्रोनेज थे, ये सभी जैन धर्म को मानते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आजीवक संप्रदाय, जिसके संस्थापक, मैंने बुद्धिज्म, जैनिज्म, उसके बाद जो एक और फिलोसफिकल आइडिया था जो आजीविक संप्रदाय के नाम से जाना जाता है, ये मखलीपुत्र गोसाल के द्वारा फाइंड आउट किया गया था। इसका कोड डॉक्ट्रिन था फैटलिज्म, यानी जो होना होगा वह होगा। आपको मैं बताऊं कि तत्कालिक शासकों को लगने लगा कि इस तरीके से तो अगर सोचा जाए तो कोई भी कोई कार्य करने के लिए आगे ना बढ़े, तो इन्हें गया की बराबर की गुफाओं में जगह देकर शांत कर दिया गया। ठीक है, चलते हैं आगे, समझते हैं एक और जो महत्वपूर्ण तथ्य। मैंने जैसा कि बताया कि बुद्धिज्म में सबसे बड़ा नाम बुद्ध के बाद अशोक का आता है। अशोक को ही यह श्रेय दिया जाता है कि समूचे विश्व में उन्होंने बुद्धिज्म को फैलाया। आपको पता होगा उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र को श्रीलंका बुद्धिज्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा था, तो अपनी पुत्री संघमित्रा को दक्षिण भारत में बुद्धिज्म के प्रचार प्रसार को भेजा था। उन्होंने जगह जगह पर भगवान बुद्ध के से जुड़े हुए चिन्ह के रूप में स्तूपों का निर्माण करवाया था, जिसमें मध्य प्रदेश का सांची स्तूप कितना महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं अशोक के बारे में समझते हैं, जिन्होंने बुद्धिज्म को काफी प्रमोट किया। अशोक के जीवन में 261 ईसा पूर्व एक टर्निंग पॉइंट था, जब वो अभी वर्तमान की उड़ीसा, उस समय के कलिंग में हाथियों को पकड़ने के लिए, अपनी सेना में हाथियों को शामिल करने के लिए कलिंग युद्ध लड़ते हैं, और उस युद्ध में जितनी भयानक रक्तपात होती है उसे देखकर इनका हृदय परिवर्तन होता है, और उस हृदय परिवर्तन के बाद वो बुद्धिज्म को अपनाते हैं और धम्म की नीति का पालन करते हैं। धम्म मतलब धर्म, धर्म जिसका मतलब होता है समाज में समरसता, बड़ों के प्रति आदर। तो अशोक ने धम्म की नीति अपनाई थी, कब? कलिंग वार के बाद। धम्म जिसका मतलब होता है यूनिवर्सल मोरल लॉ फॉर सोशल हार्मोनी, एक ऐसा नियम जो पूरे सामाजिक समरसता को बांध सके, बना सके, और यह एश्योर करते थे कि उनके साम्राज्य में सभी कोई इसे पालन कर सके। इसके लिए उन्होंने एक पद भी गढ़ा था जो इस पर देखभाल करता था, जिसका नाम था धम्म महामात्य। आपको बताऊं मेन फीचर ऑफ अशोका के धम्म का क्या था? अहिंसा, जिसमें एनिमल सैक्रिफाइस को बंद करने के बराबर बात कही गई थी। रिस्पेक्ट टू पेरेंट्स, एल्डर्स एंड टीचर्स, माता पिता, शिक्षक और अपने बड़ों के आदर करना। कंपैशन टुवर्ड्स स्लीव्स एंड सर्वेंट्स, जो आपके गुलाम हैं, जो आपके नौकर हैं, उनके प्रति करुणा का भाव रखना। रिलीजियस टॉलरेंस, आप यदि किसी धर्म को मानते हैं यह ठीक है, आने वाले जो अन्य कोई धर्म है उनके प्रति भी आपको सम्मान दिखाना चाहिए, रिलीजियस टॉलरेंस होना चाहिए। नॉन वायलेंस इन कंडक्ट एंड स्पीच, अपने कार्य में, बोलने में तक नहीं अहिंसा का प्रयोग करना चाहिए। वेलफेयर मेजर्स, जिसमें अलग अलग समाज के बेहतरी के लिए काम करना, जिसमें हॉस्पिटल, रोड, वेल्स और ट्रीज, यानी कुएं लगाना या वृक्षों का लगाना, ये सारे काम जो हैं वो धम्म के अंतर्गत आते थे। आपको मैं बताऊं कि ये जो बुद्धिज्म है वो क्यों फलीभूत हुआ, क्योंकि ये अलग अलग लेवल पर एक काफी सफल ऑर्गेनाइजेशन था, जिसे हम कह सकते हैं बुद्धिस्ट मोनेस्टिक इकोनॉमी। जो संघ संचालित होता था उसकी आर्थिक व्यवस्था काफी सुदृढ़ थी। एक कारण तो यह था कि इसे रॉयल पैट्रोनेज था, दूसरा कारण यह था कि ये कुछ 3-4 बिंदुओं पर काम करता था। जैसे ये डोनेशंस प्राप्त करता था इन द फॉर्म ऑफ लैंड, गोल्ड, फूड, क्लॉथिंग,
अर्बन और ट्रेड कनेक्शंस को मजबूत करता था। मोनेस्ट्रीज एज इकोनॉमिक सेंटर, जो विहार होते थे जहां बुद्ध के मानने वाले लोग रहते थे, उसका प्रयोग रेस्टिंग प्लेस, सेंटर ऑफ एजुकेशन और स्टोर हाउस ऑफ ग्रेन्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। संघ और लैंड ग्रांट, संघ को जो जमीन मिलती थी उसका प्रयोग अपनी इकोनॉमिक अचीवमेंट के लिए करते थे। गिल्ड सपोर्ट, व्यापारियों के जो समूह होते थे वह भी बुद्धिज्म में विश्वास रखते थे। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये कुछ ऐसी बिंदु थी जो इसे इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करती थी। इसी वजह से ये जैनियों से कुछ हद तक आगे निकल गए। इन वजहों से इन्हें थोड़ा क्रिटिसिज्म भी देखने को मिलता है। कुल मिलाकर देखा जाए कुल मिलाकर देखा जाए तो यह जो टॉपिक है धार्मिक सुधार आंदोलन में, जो जैन, बुद्धिज्म और आजीवक, यहां से एक दो सवाल आपको जरूर मिल जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।